वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड, गुड न्यूज़ मूवी एक्सप्लेन्ड। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। कहानी स्टार्ट होती है जापानी सिविलियन एयरक्राफ्ट से जो टोक्यो से उड़ता है, जिसमें 161 पैसेंजर बैठे होते हैं। पायलट के लिए ये फ्लाइट एक खास ट्रिप होती है क्योंकि इस ट्रिप के बाद उसके 10,000 फ्लाइंग हॉर्स पूरे होने वाले थे, लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता। फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ करती है, कुछ यंगस्टर अपने आप को रेड आर्मी फंक्शन नाम बताते हैं और प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। उनका लीडर कहता है कि जापान कैपिटलिज्म की एक्सट्रीम स्टेज तक पहुंच गया है और अब मार्क्सिस्ट थ्योरी के मुताबिक आर्म्ड रिवॉल्यूशन का वक्त आ गया है। उनका प्लान है कि प्लेन को नॉर्थ कोरिया ले जाए, जहां वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें आर्मी और सपोर्ट मिल जाएगी। पायलट उन्हें समझाता है कि प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि वो नॉर्थ कोरिया तक जा सके, इसलिए वो एक एयरपोर्ट पर रिफ्यूल करा सकते हैं। लेकिन हाईजैकर का कंट्रोल इतना मजबूत होता है कि वो फिर से उड़ान भरते हैं और नॉर्थ कोरिया की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस KCIA सिचुएशन का रिस्क एनालाइज करती है। अगर प्लेन नॉर्थ कोरिया पहुंच गया तो हाईजैकर हॉस्टेजेस के जरिए फाइनेंशियल एड मांग सकते हैं, जिससे नॉर्थ कोरिया का GDP बढ़ेगा। साथ ही साउथ कोरिया ये भी समझता है कि अगर वो जापान के हॉस्टेज को रेस्क्यू करते हैं तो जापान उन पर एशम्यार्ड हो सकता है और इससे अमेरिका साउथ कोरिया के एली को भी सोवियत यूनियन पर नजर रखने का एक नया मौका मिल जाएगा। कहानी आगे बढ़ती है एक नोबडी के साथ, एक आदमी जिसको KCI के कहने पर सिचुएशन संभालने आता है। उसके साथ एक यंग एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ग्यो मोंग मिलता है जो एक रिस्की प्लान बनाता है। जब प्लान साउथ कोरिया के एयर स्पेस में होता है, ग्यो मोंग एक डबल हाईजैक करता है। वो हाईजैकर को बेवकूफ़ बना देता है कि वो नॉर्थ कोरिया पहुंच गए हैं, जबकि असल में प्लेन किम्पो एयरपोर्ट साउथ कोरिया पर लैंड करवा दिया जाता है। जब तक प्लेन ग्राउंड पर है, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स के बीच एक चेस गेम चलता है। एक तरफ जल्दबाजी जवान लोग जो अपने केसेस के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं, और दूसरी तरफ बेरोजगार और थोड़े दिल के सफर जिनके पास सिर्फ पावर पर इंसानियत नहीं। ये फिल्म एक थ्रिलिंग और टेंशन भरी कहानी है। रेस्क्यू प्लान का लीड करता है एक आदमी जिसे नोबडी कहते हैं। वो असल में एक नॉर्थ कोरियन था जो वॉर के दौरान गिलती से या शायद किस्मत से साउथ कोरिया बॉर्डर के इस साइड आ गया था। गवर्नमेंट ने उसकी आइडेंटिटी कभी क्लियर नहीं की, ना वो ऑफिशियली नॉर्थ कोरिया रहा ना साउथ कोरिया, इसलिए उसे नोबडी कहा जाता है। गवर्नमेंट उसे रिस्की ट्रैक की सिचुएशन सुलझाने के लिए बुलाती है, जिससे वो उनका सीक्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर हो। वो KCI ऑफिस में हमेशा एक रिलैक्स्ड स्माइल के साथ आता है और कहता है आज कौन सा नेशनल ट्रबल सॉल्व करना है, जैसे ये उसके लिए रोज का काम हो। इस मिशन में एक और इंसान इन्वॉल्व होता है, गो मोंग। गो मोंग के फादर एक वॉर हीरो थे, लेकिन उन्हें कभी रिकग्नाइजेशन नहीं मिला था। वॉर के दौरान एक ROK साउथ कोरियन सोल्जर से गलती से उनके ऊपर अटैक कर दिया गया था, जिसमें उनके दोनों पैर चले गए थे। गो मोंग अपने फादर की इज्जत वापस पाना चाहता था। शुरू में जब KCI उसे मिशन के लिए कहती है जिसमें इंटरनेशनल लॉ तोड़ने जैसा काम है, तो वो पहले मना कर देता है, लेकिन बाद में वो अपना मान जाता है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि अगर मिशन सक्सेसफुल हो गया तो उसे मेडल मिलेगा, नाम भी मिलेगा और सब कुछ बदल जाएगा। प्लान कुछ ऐसा ही होता है। गो मोंग प्लान को सक्सेसफुली लैंड करवा देता है साउथ कोरिया के केम्पो एयरपोर्ट पर ग्राउंड टीम पूरा सेट बनाती है ताकि एयरपोर्ट प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया जैसा लगे। सब कुछ बनाया गया था ताकि हाईजैकर को लगे कि वो नॉर्थ कोरिया पहुंच गए हैं और वो हॉस्टेजेस को रिलीज कर सकते हैं, लेकिन हाईजैकर इतने भी बेवकूफ़ नहीं थे। उन्होंने कुछ छोटी छोटी बातों से शक हो जाता है, जैसे एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट पर खड़ा है। रेडियो पर लुइस आर्मस्ट्रांग का इंग्लिश सॉन्ग बजा रहा था। उन्हें समझ आ गया कि ये नॉर्थ कोरिया नहीं है। जब वेलकमिंग आर्मी से वो नॉर्थ कोरिया लीडर की बर्थ डेट पूछते हैं और वो जवाब नहीं दे पाते तो उनका शक कंफर्म हो जाता है। फिर हाईजैकर पूरा प्लान लॉकडाउन कर देते हैं। हाईजैकर कुछ हॉस्टेजेस जैसे बच्चे, औरतें और बेरोजगार बीमार लोग रिलीज कर देते हैं, लेकिन टेंशन तब बढ़ जाती है जब वो अपने लीडर को पीठ में
छुरा मार देते हैं। वो कह देते हैं कि अगर कल दोपहर तक नॉर्थ कोरिया नहीं पहुंचते तो ये लीडर और बाकी सब मर जाएंगे। टाइम फास्ट निकल जाता है, अपने रूल्स और पॉलिटिक्स में उलझी रहती है और कोई फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं मिलता। जब 12 बजने के करीब पहुंचते हैं, गो मोंग उन लोगों की बेपरवाही बर्दाश्त नहीं होती। वो खुद एयरक्राफ्ट की तरफ चल पड़ता है। तब जापानीज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एक रिस्की ऑफर देता है। वो खुद नॉर्थ कोरिया जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन शर्त ये होती है कि हॉस्टेजेस को रिलीज कर दिया जाए। हाईजैकर मान जाते हैं। मिनिस्टर प्लेन में चढ़ जाता है और सब हॉस्टेजेस सेफली नॉर्थ कोरिया की जमीन पर आ जाते हैं। जो लोग प्लेन हाईजैक करते हैं, कुछ यंग रिवॉल्यूशन और एक छोटा लड़का। उनका मिशन आर्म्ड रिवॉल्यूशन के नाम पर है। उनके पास 2 इंस्पायरेशन है, एक कार्ल मार्क्स के आइडियाज और दूसरा जापानीज मांगा अस्तित्व नो जो, जिसका मतलब है फाइटिंग फॉर टुमारो। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम एक स्टेज पर जाके टूट जाता है और फिर एक सोशलिस्ट फ्यूचर आता है, लेकिन उसके लिए रिवॉल्यूशन जरूरी होती है। यही सोचकर हाईजैकर मानते हैं कि जापान अब कैपिटलिज्म के एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया है और अब आर्म्ड रिवॉल्यूशन का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ अस्तित्व नो जो एक बॉक्सर की कहानी है जो कहता है, मैं एक लाल सूरज की तरह जलूंगा, चाहे सिर्फ एक पल के लिए ही सही, और सफेद राख बन जाऊंगा। ये लाइन उनके लिए रिवॉल्यूशन का सिंबल बन जाती है। एक ऐसी आग जो थोड़ी देर के लिए ही सही पर पूरी दुनिया को जला देती है। फिल्म में मांगा के कुछ पैनल भी दिखाए गए हैं जहां बॉक्सर हार चुका लगता है, उसका रंग उड़ जाता है, वो झुक कर बैठा होता है, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल, जैसे वो कहता हो मैं अब भी हार नहीं मानता। फिल्म में नोबडी कैरेक्टर एक सिंबल है। वो लोगों को दुनिया को चलाते बिना किसी शुरुआत मेडल या लिमिट लाइट के। वो लीडर नहीं होते जो हेडलाइन बनाते हैं, बल्कि वो छुपी हुई ताकत होते हैं जो काम खामोशी से करते हैं बिना खून बहाए। फिल्म का मिस्टर नोबडी इन्हीं लोगों में से एक है, लेकिन कहानी के एंड तक जो मोंग भी एक नोबडी बन जाता है। जो मोंग जिसने अपनी हिम्मत और इंसानियत से 106 हॉस्टेजेस की जान बचाई, फाइनली खुश नजर आता है। मीडिया उसका इंटरव्यू ले रही होती है और वो सोचता है कि अब उसे इज्जत मिलेगी जो उसके फादर ने कभी नहीं मिली, मेडल, रिकॉग्नाइजेशन और रिस्पेक्ट। लेकिन इंटरव्यू के बाद जब वो बाहर निकलता है, मिस्टर नोबडी उसके पास आता है। उसके पास 2 खबरें होती हैं, एक बुरी और एक अच्छी। बुरी खबर ये होती है कि हाईजैकर के पास जो 2 नॉमिनेशन हथियार थे वो सब निकले हैं। हाईजैकर बाद में नॉर्थ कोरिया पहुंच गए। उन्होंने हॉस्टेजेस और जापानीज मिनिस्टर को आज़ाद कर दिया और कह दिया कि अगर सब कुछ फेल हो गया तो वो मरने के लिए तैयार हैं। ग्यो मोंग ये सुनकर शौक में पड़ जाता है, पर थोड़ा सुकून भी मिलता है कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। फिर मिस्टर नोबडी कहता है कि इस ऑपरेशन को पब्लिक नहीं किया जा सकता। अमेरिका और सोवियत यूनिट के बीच पीस टॉक्स शुरू हो गई हैं और दोनों कोरिया नॉर्थ और साउथ शांति बनाए रखनी चाहिए। मतलब अब इस मिशन के बारे में कोई मेडल, कोई न्यूज़, कोई ऑपरेशन नहीं मिलेगी। जो मोंग हैरान होकर पूछता है, तो गुड न्यूज़ क्या है? मिस्टर नोबडी मुस्कुराता है और कहता है, गुड न्यूज़ यही है कि तुम सब जिंदा हो, बस वही काफ़ी है। फिर वो ग्यो मोंग को एक ब्लू वॉलेट बॉक्स देता है जिसमें एक वॉच होती है, बिल्कुल वैसी ही घड़ी जैसे उसके फादर को मिली थी जब वो साइलेंट हीरो थे। वो घड़ी टूटी हुई थी जब वो जी वोंग एयरक्राफ्ट की तरफ भाग रहा था, जिस वक्त भी उसके सबसे जज्बे की आगे रुक गई थी। फिल्म का नाम गुड न्यूज़ है, लेकिन ये असल में एक इमोशनल और पॉलिटिकल कहानी है। एक हाईजैकर के लड़की जो धीरे धीरे इंसानियत और सेक्रीफाइस की डेप्थ में चला जाता है। एंड में मिस्टर नोबडी को फाइनली सिटीजनशिप मिल जाती है और वो अपना नया नाम रखता है, जो मोंग, जिसे वो असली हीरो रिस्पेक्ट देते थे। फिल्म के लास्ट सीन में एक क्वाइट सुनाया जाता है और यहीं से फिल्म का असली मतलब सामने आता है। असली हीरोज हमेशा सामने नहीं दिखते, वो हमारे आसपास ही होते हैं, चुपचाप अपना फर्ज निभाते रहते हैं, बिना नाम बिना फेम के। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।